उसकी आंखों में दर्द के साथ नमी थी। धोखा खाने का दर्द था, लुट जाने का दर्द, भरोसा टूट जाने का दर्द। वह रोते हुए उस इंसान को बद्दुआ दे रही थी। मेरी बद्दुआ है सिद्धार्थ मेहरा कि तुम भी अपनी जिंदगी में इसी दर्द से गुजरो जो दर्द तुमने मुझे दिया है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम पर भरोसा करके मेरे पास कुछ बाकी नहीं बचा। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वह लड़की अपनी बेबसी पर रोते हुए अपनी इज्जत के लुट जाने का मातम मना रही थी, जबकि सिद्धार्थ मेहरा लापरवाही से बिस्तर पर बैठा सिगरेट निकालकर सुलगा रहा था। बिस्तर की चादर सिमटी हुई थी, जो गुजरे पलों की कहानी बता रही थी। सिद्धार्थ मेहरा बिखरे बालों और ढीले ढाले नाइट सूट में बहुत ही सुकून से था। उसकी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। खामोश हो जाओ यार, कितना खूबसूरत वक्त दिया तुमने अभी मुझे, और अब ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। मैं इस वक्त बहुत अच्छे मूड में हूं। मेरे साथ कोई ढंग की बात करो, कोई रोमांटिक सी बात करो, ताकि मेरा दिल और भी सुकून में हो जाए, ना कि इस तरह की बातें करके मेरा दिल जलाओ। वह लापरवाही से सिगरेट फूंक रहा था। तुम एक घटिया और खुदगर्ज इंसान हो। मुझे दुख इस बात का है कि तुम जैसे कमजोर इंसान से मैंने मोहब्बत की, और तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, और तुम कैसे बेशर्म बनकर मजे से बैठे हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुमने मुझे उजाड़ दिया। भगवान करे तुम खुद भी उजड़ जाओ। मुझे शादी का झांसा देकर यहां तक ले आए, और अब अपनी बात से मुकर गए। बकवास मत करो वैष्णवी। मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? हाँ, तुमने शादी के लिए नहीं कहा था, मगर जो मुझसे मुलाकातें करते थे, मुझे कीमती कीमती गिफ्ट देता थे, एक एक घंटे मुझसे फोन पर बातें करता थे, मेरी खूबसूरती की तारीफ करते थे, यह सब क्या था सिद्धार्थ मेहरा? सच तो यह है कि तुम अपनी बात से मुकर गए हो। तुम्हें मुझसे अब क्या लेना देना? तुम मेरी परवाह क्यों करोगे? सिद्धार्थ की बेहसी को कोसते हुए वैष्णवी रह गई थी, मगर कुछ करने के काबिल नहीं थी। गुस्से से उसने अपने कपड़े समेटकर बैग में रखने शुरू किए, और फिर दोबारा एक बेबसी भरी नजर सिद्धार्थ मेहरा पर डाली। शायद इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। वैष्णवी, मुझे ऐसी नजरों से मत घूरो। मैंने नहीं कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बल्कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझसे मोहब्बत करती हो, और मोहब्बत करने वाले यूं बार बार जताया नहीं करते। मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी इसी तरह मोहब्बत दे सकता हूं। इतनी फिक्र तो है तुम्हारी कि खुद से कभी दूर नहीं करूंगा, मगर तुम जैसी लड़कियों के दिमाग में ना जाने क्या भूसा भरा होता है कि अगर दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें किसी ठोस कदम को उठाने की जरूरत होती है। अरे यार, जरूरी तो नहीं कि हर मोहब्बत करने वालों की शादी हो जाए। शादी के बगैर भी तो मैं तुम्हें खुशियों से भरपूर जिंदगी दे सकता हूं ना। मगर तुम खुद ही अब जिद कर रही हो, अपने जाल में बांधना चाहती हो मुझे। लेकिन मैं आजाद जिंदगी जीने वाला इंसान हूं। मैं जिम्मेदारियों में बंधकर अपनी जिंदगी की खुशियों का गला नहीं घोंट सकता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम अब भी मेरे लिए उतनी ही अहम हो जितनी कल थी। सिद्धार्थ मेहरा ने कमाल की लापरवाही से उसकी आंखों में देखते हुए उसे उसकी हैसियत जताई थी। मैं थूकती हूं तुम्हारी इस घटिया मोहब्बत पर। मैंने कब कहा था तुमसे कि मुझे यह जिंदगी चाहिए? यह 2 टके की मोहब्बत अपने पास रखो। सिद्धार्थ मेहरा, बस इतना याद रखना, कभी ना कभी तुम्हारा यह गुरूर टूटेगा। मैं ना सही कोई तो होगी जो तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। वह रो रही थी और सिद्धार्थ मेहरा को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि शायद उसका दिल पसीज जाए और उसे उसकी इज्जत वापस मिल जाए। मगर वह बला का पत्थर दिल साबित हुआ था। आराम से इजी चेयर पर झूलते हुए सिगरेट फूंक रहा था। उसने पलटकर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, जो कब से एक ही जगह खड़ी लगातार बोल रही थी, अगर तुम मुझसे खुश नहीं तो जा सकती हो। मैं जबरदस्ती किसी को अपने साथ चलने के लिए नहीं कहता। सिद्धार्थ मेहरा के माथे पर बल पड़ गए थे। शायद अब उसे उस लड़की की बातें पसंद नहीं आ रही थी। तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं कि मैं तुम्हारी वजह से इस काबिल भी नहीं रही कि किसी दूसरे इंसान के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। तो क्या मैंने कहा था
मेरे बिस्तर तक आओ। तुम्हें खुद ही मेरे करीब आने का शौक था, तो फिर मैं क्यों मना करता। जितने मज़े मैंने लिए हैं उससे कहीं ज्यादा मज़े तुमने भी लिए हैं। हम दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। तुम मुझे अकेले को कसूरवार नहीं ठहरा सकती। इस बार वह थोड़ा गुस्से से बोला था। एक बार सोच लो, तुम बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो। ऐसा ना हो तुम्हें पछताना पड़े। वह अपने आत्मसम्मान का गला घोंटकर एक बार फिर सिद्धार्थ मेहरा को मनाने की कोशिश कर रही थी, शादी के लिए राजी करने की कोशिश कर रही थी। मगर सिद्धार्थ मेहरा के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। वह इतनी आसानी से पिघल जाता। यह तो हर बार का ड्रामा था जिसे वह कभी सीरियसली नहीं लेता था। लड़कियां खुद उसकी झोली में पके आम की तरह गिर पड़ती थी और वह इस बात का खूब फायदा उठाता था। भगवान करे तुम्हें भी किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए और वह भी ऐसे ही तुम्हारी इज्जत को दो कौड़ी का करके रख दे, ऐसे ही तुम्हें ठुकरा दे, तुम्हारा गुरूर तुमसे छीन ले। भगवान करे जल्दी ही तुम अपने सारे पापों की भरपाई करने पर मजबूर हो जाओ। अपनी सारी कोशिशें बेकार होते देखकर वह शक्ति से आंसू पोंछती झटके से मुड़ी और अपना सामान लेकर उस कमरे से और सिद्धार्थ मेहरा की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई थी। और सिद्धार्थ मेहरा लापरवाही से सिर झटक कर आराम से बैठा था। कौन जानता था कि इस बार वह कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहा था। रमेश जी, हमारा बेटा हमारे हाथों से निकलता जा रहा है और अब वह जवान हो गया है। हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह हमारे काबू से बिल्कुल ही बाहर हो जाए। मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे गलत रास्ते पर चलते नहीं देख सकती। सुमन जी अपने लाड़ले के नए नए कारनामे सुनकर बहुत परेशान हो चुकी थी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने एक आध बार बात करनी चाहिए तो उसने साफ इनकार कर दिया था। अब आपके हाथ में है, आप खुद अपने लाडले को राजी करें। अगर वह मान जाता है तो मैं आज ही अपने दोस्त मिस्टर खन्ना से बात करता हूँ। उनकी बेटी बहुत सुलझी पढ़ी लिखी और खूबसूरत है, खानदान भी ऊंचा है। मुझे पूरा विश्वास है हमें रिश्ते के लिए इनकार नहीं होगा। मगर पहले अपने लाडले से तो पूछो। जबरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे सालों के संबंध रिश्तेदारी में बदल कर खराब हो जाए। रमेश जी क्या कहना चाहते थे सुमन जी अच्छे से समझ रही थी। आप चिंता ना करें, हमारा बेटा भी बहुत समझदार है। वह ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जो हमारे लिए बदनामी का कारण बने। मैं खुद उससे बात करती हूँ। सुमन जी इतने अच्छे खानदान में रिश्ता हो जाने की उम्मीद पाकर खुश हो गई थी। अब सिद्धार्थ मेहरा के वापस आने का इंतजार था, जो रात को तो दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी के लिए जाता था और इस वक्त यूनिवर्सिटी में होता था। शाम को वह नकछड़ा शहजादा घर लौट आया था। सुमन जी उसे देखकर सुकून में हो गई थी। चलो भगवान की कृपा कि आज घर पर है, आज ही बात कर लूंगी। उन्होंने बेटे को सीढ़ियों की तरफ जाते देख लिया था। डिनर के बाद वह उसके पास जा पहुंची। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। सुमन जी ने अपने फोन को एक तरफ रखकर बेटे के बिस्तर के सिरहाने बैठकर उसके मिजाज का अंदाजा लगाना चाहा। मम्मा, आपको पूछने की क्या जरूरत है? बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? सिद्धार्थ मोबाइल एक तरफ रखते हुए मां की गोद में सिर रख चुका था। उसे अपनी मां की गोद में बड़ा सुकून मिलता था। जब जब मौका मिलता वह उनकी गोद में जरूर लेटता था और सुमन जी भी उसके सिर में प्यार से उंगलियां फराती थी। इस वक्त भी सुमन जी बड़े प्यार से बेटे के घने बालों में उंगलियां चलाने लगी थी। बेटा, मैं अब बूढ़ी होती जाऊं। सारा दिन घर पर अकेले रहते रहते दिल परेशान हो जाता है। अब तो शादी कर लो ताकि मुझे भी कुछ कंपनी मिले। उन्होंने बेटे को समझाना चाहा और सिद्धार्थ तो खुद भी आज सुबह से उस लड़की के शब्दों को दिमाग से झटक नहीं पा रहा था। कुछ सोचते हुए मां की तरफ देखा, जो उम्मीद भरी निगाहों से अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी। ओके मम्मा, जो आप चाहती हैं वही करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। शादी तो करनी ही है, तो फिर अभी सही, आप भी खुश हो जाएंगी। शायद वह खुद भी इस बात से डरा हुआ था कि कहीं सच में वह भी मोहब्बत ना कर बैठे, उसकी बद्दुआ सिद्धार्थ की जिंदगी को कलंक ना लगा दे और वह बहुत जल्द भरोसा कर लेने वाली हल्के किरदार की लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाते मनाते शायद थक चुका था।
उकताहट होने लगी थी उसे उन लड़कियों से जो उसके सामने आकर अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी इज्जत उसे सौंप देती थी। अब वह किसी शरीफ खानदानी लड़की के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता था। आज सिद्धार्थ मेहरा ने संस्कार के सारे झंडे गाड़ दिए थे और सुमन जी की तो खुशी के मारे खिल उठी थी। मिजाज ना हो तो उनका बेटा छोटी सी बात पर भी बुरी तरह बिगड़ जाता था और शादी का नाम सुनकर ऐसे उछलता जैसे अंगारों पर रख दिया हो। और वही बेटा आज मां को उनकी खुशी देने की बात कर रहा था। सुमन जी दिलोजान से कुर्बान ना होती तो क्या करती? चलो ठीक है, फिर कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, उन्होंने डरते डरते सवाल किया था। काश उनके दिल का डर गलत साबित हो जाए। नहीं मम्मा, फिक्र मत करे, मुझे भी अच्छे कैरेक्टर की और एक खानदानी बीवी चाहिए। मैं किसी को पसंद नहीं करता, मुझे आप लोगों पर और आपकी चुनी हुई लड़की पर पूरा भरोसा है। सिद्धार्थ मेहरा ने मां के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से कहा था। जीते रहो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हें खुश रखे मेरा प्यारा बेटा। सुमन जी को तो जैसे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई थी। तुम्हारे पापा कहते हैं कि वह अपने दोस्त मिस्टर अजय खन्ना से बात करेंगे। उनकी बेटी बहुत प्यारी सुलझी हुई और शरीफ है, खानदान भी बहुत अच्छा है, लड़की भी कैरेक्टर की बहुत अच्छी है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? तो हम वहीं तुम्हारा रिश्ता कर दें। अपने माँ बाप को इतना मान दिया है तुमने, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। सुमन जी बेटे को दुआएं दे रही थी और सिद्धार्थ मेहरा अपनी मां की बात सुनकर खुश हो चुका था कि माँ बाप को खुशी देखकर वह खुश कैसे ना रहेगा। मगर भूल गया था कि सिर्फ मां की दुआएं काम नहीं करती, बल्कि किसी भी इंसान की जिंदगी में आसानी का कारण बनकर हर एक की दुआओं से सच्ची खुशी नसीब होती है। किसी का दिल दुखाओ तो उसकी बद्दुआ आसमानों तक को हिला देती है। खन्ना साहब बहुत बहुत बधाई हो, हमारा बेटा अपनी खुशी से शादी के लिए मान गया है और रिश्ते के लिए भी। हमें पूरा यकीन दिलाया है कि जहां चाहे हम उसकी शादी कर सकते हैं, बस लड़की शरीफ और खानदानी होनी चाहिए। देखा हमारे बेटे की सोच हमारे जैसी है, उसको अपनी यूनिवर्सिटी की और अपने सोशल सर्कल की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। सुमन जी ने सिद्धार्थ की ख्वाहिश बताकर रमेश मेहरा को भी विश्वास दिला दिया था और फिर रमेश मेहरा ने पहली फुर्सत में अजय खन्ना से बात कर ली थी। खन्ना साहब, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं चाहता हूं मेरे बेटे के हवाले से अपनी बेटी जान भी हमें दे दें। रमेश मेहरा के अंदाज पर एक पल के लिए खन्ना साहब चौंक गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे मेहरा साहब, मेरी बेटी आपकी भी बेटी है, भला मुझे क्या ऐतराज होना है? मैं अपनी फैमिली से सलाह मशवरा करके आपको बता दूंगा। बेटी की राय लेना भी तो जरूरी है। खन्ना साहब ने अपनी तरफ से मेहरा साहब को सुकून से समझा दिया था। मैं शादी कर रहा हूं और तुम लोग देखना, मैं अपनी बीवी को भी दबाकर रखूंगा। सिद्धार्थ मेहरा कुछ दिनों में पिछली सारी बातें भूल चुका था और अपने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए रोब से अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। अरे यार, तू बड़े बड़े बोल मत बोल, ये खानदानी बीवी होती है ना, ये दो खानदानों की रजामंदी और उनके आशीर्वाद के साये में विदा होती है। ये बड़ी पहुंची हुई हस्ती होती है, इनमें इतनी ताकत होती है कि अपने पति को अपने काबू में कर सकें। ऐसा ना हो कि वह एक दिन में तेरी अक्ल ठिकाने लगा दे। सिद्धार्थ के दोस्त रोहन ने उसे आईना दिखाया था। बाकी दोस्त भी यही सोचते थे, मगर रोहन अच्छा खासा मुंह फट टाइप का इंसान था। जो बात उसके दिल में आती वह जुबान पर रखता था। ये तुम लोगों की सोच है और कुछ नहीं। मैं जानता हूं औरत जात को तुम नहीं जानते। मैं अपनी बीवी को ज्यादा अहमियत देकर सर पर नहीं चढ़ाऊंगा। औरत को पहले दिन से ही हद में रखना चाहिए, तभी वह सीधी रहती है। यह तुम जैसे मर्दों की बुजदिल सोच है कि औरत अपनी हैसियत से ज्यादा फैल जाती है, वरना खानदानी बहू हो या फिर बाहर की दूसरी लड़कियां सब एक जैसी होती हैं, उनको काबू में रखना चाहिए। सिद्धार्थ मेहरा की सोच इस वक्त बहुत घटिया थी। वह औरत को कमतर चीज समझता था। यार सिद्धार्थ, तुम भूल रहे हो, शादी में बड़ी ताकत होती है और ये उन दूसरी लड़कियों जैसी हरगिज नहीं होगी। उन जैसी लड़कियां जो मोहब्बत का राग अलापती रहती हैं, मगर मजबूत रिश्ते में बंधे होने वाली बीवी के मुकाबले फिर भी कमजोर होती हैं।
तुम मर्द जरूर हो, मगर इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। वक्त साबित करेगा। रोहन ने हार नहीं मानी थी। तुम लोग देख लेना, मैं अपने शब्दों को सही साबित करूंगा। सिद्धार्थ बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराया था। पायल को अपनी मां की बातों से सख्त उलझन हो रही थी। मां, मुझे शादी करने पर ऐतराज नहीं, लेकिन अच्छी तरह छानबीन कर लेना। लड़के में इंसानियत, शराफत होनी चाहिए। वह इज्जत देना जानता हो, वरना मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं उसकी इज्जत करूंगी या आप लोगों के फैसले को सही साबित करने के चक्कर में सारी जिंदगी सर झुकाकर गुजार दूंगी। सावित्री जी मुंह खोले अपनी बेटी की बातें सुन रही थी। अरे बेटा, ये सब क्या है? मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? ये सोच लेकर जाओगी, ससुराल तो कभी घर नहीं बसा पाओगी। तुम्हें अपनी सोच को थोड़ा दबाना होगा। औरत को बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। सावित्री जी अपनी बेटी की सोच पर हैरान रह गई थी। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। ये माँ बाप के पैसों पर ऐश करने वाले अमीर लड़के अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। उनकी निगाह में औरत की हैसियत घर संभालने और उनके बिस्तर गर्म से ज्यादा नहीं होती। बस उसमें इंसानियत होनी चाहिए, वरना मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। मुझे तो यह कुर्बानी देने जैसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो 2 दिन में ही उस इंसान के होशो हवास ठिकाने लगा दूंगी। वह शराबी या दूसरी लड़कियों के चक्कर में फंसा हुआ मर्द ना हो, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पायल ने साफ शब्दों में अपनी मां को अपने दिल की बात बता दी थी। पायल बेटा, वे अच्छे खानदानी लोग हैं। लड़का पढ़ा लिखा है, वह ऐसी क्यों सोच रखेगा? और तुम कोई मामूली इंसान की बेटी नहीं हो, तुम भी बड़े ऊंचे खानदान की बेटी हो, और वह भी हमारी हैसियत जानता है। तुम्हें बस ये सोचना है कि अपने पति की बात मानना, उसे खुश करना तुम्हारे ऊपर जरूरी है। उसकी खुशी का ख्याल रखो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कितने सुकून और आराम से गुजरेगी। सावित्री जी ने अपनी बेटी को समझाया। मम्मा, ये नीच सोच रखने वाले मर्द औरत को पैर की जूती समझते हैं, और इस तरह के बिगड़े शराबी अय्याश मर्दों से औरत को अलग होने का पूरा हक दिया गया है। ये नहीं कि औरत को हर सूरत में अपने पति की इज्जत करनी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। अगर औरत दिल से खुश नहीं तो वह अलग हो सकती है। जिंदगी बसर करने की क्या जरूरत है? आप अपने होने वाले दामाद को यह बात पहले से बता दें कि मेरे साथ अच्छे तरीके से रहेगा, तभी मैं रहूंगी, वरना भूल जाए कि उसके सामने सर झुकाए खड़ी रहूंगी। और उसकी खुशी का ख्याल तो मैं तभी करूंगी जब दिल से राजी हो जाऊं। पहले उसके तौर तरीके और उसका मिजाज तो परख लूं। इस काबिल हुआ तो दिल में जगह दूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो शादी के बाद सीधे एक बात को दिमाग में बिठा लेती हैं कि पति की सेवा करनी चाहिए, पूरी जिंदगी उसके चरणों में गुजार देनी चाहिए, भले वह आपको जूती की नोक पर रखे। पायल ने साफ शब्दों में अपनी मां को अपनी बात बता दी, और सावित्री जी सिर पकड़कर रह गई थी। वह दुल्हन बनी बैठी थी, घूंघट डाले, और बस उस इंसान का इंतजार कर रही थी जिसके बारे में उसके माँ बाप ने बहुत तारीफें की थी। किसी इंसान की असलियत का अंदाजा उसके साथ व्यक्तिगत तौर पर जुड़ने पर ही होता है, और यही अंदाजा पायल खुद करना चाहती थी। और फिर उसका इंतजार खत्म हुआ था। सिद्धार्थ मेहरा कमरे में दाखिल हुआ। स्वाभाविक रूप से पायल के दिल की धड़कन तेज हुई थी। वह संभल कर बैठी थी, सिद्धार्थ के मुंह से अपने बारे में कुछ सुनने के इंतजार में थी। लेकिन वह जो कुछ बोला था, पायल हैरान रह गई थी। बहुत खुशकिस्मत लड़की हो कि तुम्हें मुंह जैसा हैंडसम और खूबसूरत पति मिला है, जो इतने बड़े घर और सारी जायदाद का इकलौता वारिस भी है। उसने घूंघट उठाने से पहले अपनी ही तारीफें शुरू कर दी थी। हालांकि इस मौके पर तो औरतों को अपने सराहे जाने की ख्वाहिश होती है, मगर यह इंसान बला का खुद पसंद इंसान था, जिसको अपनी इज्जत के सामने सब कम लगते थे। हर लड़की जो काबिलियत रखती है, वह इससे भी ज्यादा की हकदार होती है। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। सिद्धार्थ मेहरा अपने इस कदर मजबूत शब्दों पर हैरान हुआ था और पायल को देख रहा था। कहाँ वह आज तक अपने आगे पीछे फिरने वाली लड़कियों का आदी था, जो उसकी दौलत और उसकी पर्सनालिटी की दीवानी थी,
और कहाँ ये लड़की, जो खुद भी अच्छी खासी अनाप्रस्त लग रही थी। वह एक गहरा हुंकार भरता रह गया था। देखते हैं पायल खन्ना, ओ सॉरी खन्ना, नहीं पायल मेहरा, अब तुम्हें मेरे नाम के साथ जुड़कर रहना होगा। तो देखते हैं तुम में मेरा सामना करने की कितनी हिम्मत है। मुझे ज्यादा अनाथ दिखाओगी तो मत भूलो, तुम औरत हो और मैं मर्द हूं। कुछ ही पलों में तुम्हारी इज्जत का गुरूर तोड़ मरोड़ कर रख दूंगा। उसकी इस तरह बात करने पर काजल हैरान रह गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरीके से बात करेगा। उसने एक झटके से अपना घूंघट उलट दिया था और बिस्तर से उतरकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जबकि उसका यह सजा सजाया रूप देखकर सिद्धार्थ कुछ पल के लिए पत्थर बन गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पायल इतनी खूबसूरत हो सकती है। वह कितनी ही देर तक पलक बिना झपकाए उसे देखता रह गया और पायल की बात पर उसका सन्नाटा टूटा था। पहली बात तो, जो तुमने मेरे नाम के साथ मेहरा लगाया है ना, ये तुम्हारी खुद की औकात नहीं है, बल्कि ये नाम तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ नाम है। तुमने अपने बल पर कुछ भी नहीं कमाया, सब कुछ तुम्हें विरासत में तुम्हारे माँ बाप से मिला है। तो अपने नाम का रोब मुझ पर मत जमाओ। मैं जब चाहूं इस नाम से आजाद हो सकती हूं, पूरा पूरा हक रखती हूं। और दूसरी बात, जिसे तुम गुरूर और अक्कड़ का नाम दे रहे हो, यह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई ठेस पहुंचाएगा, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी इतनी खुली चुनौती पर सिद्धार्थ मेहरा का मुंह हैरत और गुस्से से खुला का खुला रह गया था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन पायल की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा जादू था कि वह उसके जादू में जकड़ जा रहा था। कुछ कहने के लिए होंठ खोल रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। पायल का जादू उसके सिर पर चढ़ने लगा था। वह सब कुछ भूल चुका था। उसे याद रहा तो बस इतना कि आज उसकी शादी की पहली रात थी और उसकी नई नवेली खूबसूरत नाजुक सी दुल्हन उसके सामने खड़ी थी, जिस पर वह पूरा हक रखता था। बेधानी में 2 कदम आगे बढ़कर उसने पायल को कमर से पकड़ा था। बहुत तीखी मिर्च हो, देखने में जितनी नाजुक हो उतनी ही तीखी हो। खैर, मुझे तीखी चीजें बहुत पसंद है। उसने जोर से उसकी नरम नाजुक कमर को दबाया था कि पायल के होठों से एक सिसकी निकली थी। उसका मन तो मचल रहा था कि अभी इसी वक्त पायल को अपनी बाहों में भरकर अपना हक वसूल कर ले, लेकिन वह इतनी जल्दी उसके सामने घुटने टेक कर यह जताना नहीं चाहता था कि वह उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो चुका है, बल्कि यह दिखाना चाहता था कि वह उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इसलिए अगले ही पल उसने झटके से पायल को छोड़ दिया था। मैं थका हुआ हूं, सोना चाहता हूं। उसने सोफे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब जरूर इसे बुरा लगेगा, जवाब नहीं दे पाएगी। सिद्धार्थ मेहरा को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, जबकि पायल ने भी सुकून का सांस लिया था। अभी कुछ देर पहले उसकी आंखों में जो मद्दोशी देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, अब एक लंबी सांस भरी थी उसने। वह अभी खुद फिलहाल उसके करीब नहीं जाना चाहती थी, जब तक वह उसे अच्छे से जान ना ले। पायल के चले जाने के बाद वह सिर झटककर सोने के लिए लेट गया था। अगली सुबह देर से सिद्धार्थ मेहरा की आंख खुली थी। घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। आसपास नजर दौड़ाई तो वहां और कोई नहीं था। सिद्धार्थ मेहरा ने तेजी से बिस्तर छोड़ा और वॉशरूम में जा घुसा। फ्रेश होकर बैकपैक की ओर कमरे से निकला। सिद्धार्थ, बेटा कहाँ जा रहे हो? सुमन जी ने तैयार बेटे को बैग उठाकर देखा तो पूछ लिया, मम्मा यूनिवर्सिटी जा रहा हूं। आपको तो पता है मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। आपकी ख्वाहिश पर शादी तो कर ली, अब बीवी के लिए घर पर तो नहीं बैठ सकता ना। सिद्धार्थ मेहरा अपनी मां के पूछने पर खुश होता सोच रहा था कि मम्मा के जरिए उस नक्छड़ी पायल तक यह बात पहुंच जाएगी। अरे बेटा, आज के दिन तो रुक जाते। आज बहू की मूंग दिखाई का फंक्शन रखा था, उसके बाद चले जाना। सुमन जी ने बेटे की अक्ल पर मातम किया था, मगर इस वक्त सिद्धार्थ की नजर सामने पोर्च पर खड़ी नई गाड़ी पर पड़ी थी। वह पायल की थी, जो कहीं जाने को तैयार गाड़ी में बैठ रही थी। उसके हर अंदाज से लापरवाही झलक रही थी। मुझसे नाश्ता वगैरह पूछने की बजाय, मुझे जगाने की बजाय वह मुंह उठाकर बिना किसी को बताए कहीं जाने की तैयारी में थी, और उसके अंदाज पर सिद्धार्थ मेहरा गुस्से के मारे खौल कर रह गया था। मम्मा, ये लड़की कहाँ जा रही है? आपसे पूछा था इसने?
लड़की नहीं, वह तुम्हारी बीवी है, और यह तो तुम्हें उसी से पूछना चाहिए कि वह कहाँ जा रही है। सुमन जी ने हंसते हुए बेटे को उकसाया था। वह चाहती थी कि वह खुद अपनी बीवी से बातचीत करे। मैं क्यों पूछूं? सिद्धार्थ ने लापरवाही से कंधे उचकाए और फिर अपना बैग लेकर यूनिवर्सिटी चला गया। मगर उसका दिमाग कहीं फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे रह रह कर पायल का ख्याल आ रहा था। मैं कैसा मर्द हूं कि मुझे अपनी बीवी के बारे में यह तक ना पता कि वह इस वक्त कहाँ गई है। वह खुद को यह सोचने से रोक नहीं सका, तो थककर मोबाइल निकाला और कॉल लगाई। मम्मा, आपने पूछा वे कहाँ गई थी? बेटा, अभी तक वह वापस नहीं आई है। तुम खुद ही फोन करके पूछ लो ना उसे। आखिर पति हो, उसके पूछ सकते हो। पूछना तुम्हारा हक है। क्या तुम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है? सुमन जी ने खोजने वाले अंदाज में पूछा। मेरे पास उसका नंबर नहीं है मम्मा, सिद्धार्थ ने थककर हकीकत बताई। तो बेटा, नंबर मैं तुम्हें भेजती हूं। तुम खुद ही अपनी बीवी से पूछो कि वह कहाँ पर है। उसके आने जाने की खबर रखना तुम्हारा फर्ज है। सुमन जी ने उसकी जिम्मेदारी का उसे एहसास दिलाया था, मगर दिल में खुद इस बात से परेशान थी कि अगर यह आंख मिचौली का खेल इसी तरह चलता रहा तो कहीं मेरे बेटे का घर खराब ना हो जाए। वह अपने बेटे की आदत को अच्छी तरह जानती थी, और वैसे भी पायल कोई मामूली लड़की नहीं थी। बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, और उनकी तरफ से किसी भी तरह की गलती होने पर वह सवाल जवाब भी नहीं कर सकती थी। नंबर मिलते ही सिद्धार्थ ने पायल को कॉल किया था, मगर लगातार घंटी जाती रही और कॉल रिसीव नहीं हुई थी। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने कॉल कट कर दी और मैसेज टाइप किया, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? सिद्धार्थ ने मैसेज सेंड करने के बाद दोबारा कॉल लगाई थी, और इस बार दूसरी बेल पर ही फौरन फोन रिसीव किया गया था। तुम कहाँ हो? सिद्धार्थ ने गुस्से से पूछा था। मुझे अपने कॉलेज में कुछ जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए मैं कॉलेज आई थी। पायल ने लापरवाही से जवाब दिया। किससे पूछकर घर से निकली थी तुम? तुम भूल गई हो कि अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा पति भी है। सिद्धार्थ और भी गुस्से में भड़क गया था। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप मेरे मालिक नहीं हैं। पति हैं तो पति बनकर रहें। अगर आपको ज्यादा फिक्र थी तो मेरे साथ चले आते, मुझे कोई ऐतराज नहीं था। पायल भी उसके गुस्से को खातिर में ना लाते हुए बोली थी, मैं इतना फ्री नहीं हूं कि तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहूं। अगली बार घर से निकलने से पहले मम्मा को इन्फॉर्म करके जाना। पायल ने कोई बहस की बिना ओके कहकर कॉल कट कर दी, और वह मोबाइल को घूर कर रह गया था। तुम तो कहते थे कि तुम अपनी बीवी को दबाकर रखोगे, मगर यहां तो लगता है मामला उल्टा हो गया है। जाने कब रोहन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसकी फोन पर होने वाली सारी बातचीत सुनकर उसने उस पर तंज कसा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि सिद्धार्थ मेहरा को नजरअंदाज कर सके। बस नखरे दिखा रही है, और फिर खूबसूरत भी तो है, तो नखरे दिखाना तो बनता है, और ये तो लड़कियों के चोंचले होते हैं। उसने अपनी तरफ से बात बनाने की कोशिश की थी। नई नवेली है, इसीलिए मैं उसके साथ थोड़ी नरमी बरत रहा हूं। देखना 2 दिन में कैसे उसको अपना दीवाना बनाता हूं। सिद्धार्थ मेहरा ने मजबूत लहजे में अपनी अन्ना का झंडा लहराया था, मगर दिल में वह खुद भी पायल के इस लापरवाह अंदाज पर बुरी तरह गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। आज डिनर पर बाहर चलते हैं, तैयार हो जाओ, मैं मम्मा को बताकर आता हूं। सिद्धार्थ ने बड़े खुशी भरे अंदाज में पायल को साथ चलने को कहा था और कमरे से बाहर चला गया। पायल ने पहले तो हैरत से अपने बदमिजाज और मगरूर पति को देखा था, मगर फिर सिर झटककर तैयार होने लगी। थोड़ी देर में वे लोग एक बहुत बड़े होटल के सामने मौजूद थे। सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सी आग चमक रही थी, कुछ कर दिखाने की लगन थी। होटल में जाकर एक रिजर्व टेबल की तरफ बढ़ गए, जो एक कोने में थी, जबकि पायल बहुत ही धीमे अंदाज में चलती हुई एक चेयर पर बैठ चुकी थी। और उसका यह शाही अंदाज देखकर सिद्धार्थ ने मुश्किल से अपने चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट को छुपाया था। उसी वक्त एक बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहने लड़की उसके करीब आई थी और बहुत ही बोल्ड अंदाज में सिद्धार्थ के गले में बाहें डाल दी। हाय सिद्धार्थ, तुम कहाँ गायब थे? इतने दिन से नजर ही नहीं आए। जानते हो कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। ओह हाय शीला,
बस कुछ बिजी था। सिद्धार्थ ने नॉर्मल सा अंदाज अपनाया। मेरे लिए एक दिन तुम्हें देखे बिना गुजारना मुश्किल हो जाता है, और तुम पिछले कई दिन से कांटेक्ट में नहीं थे। ऐसी भी क्या बिजी थे? वह बड़े लाड़ से कहती मुंह बसूर रही थी, और सिद्धार्थ मेहरा आराम से मुस्कुराते हुए कनंखियों से पायल के चेहरे के हाव भाव जांच रहा था, जिसका चेहरा लाल हुआ था। गुस्से के मारे उसने अपनी मुट्ठियां भी रखी थी। अगले ही पल वह एक झटके से खड़ी हुई और बाहर की तरफ बढ़ गई, और सिद्धार्थ मेहरा ने उस लड़की के हाथ पर कुछ नोट रखे और उसके पीछे लपका था। सिद्धार्थ ने शीला को पैसे देकर खास तौर पर पायल को जलन दिलाने के लिए हायर किया था, मगर पायल यह बात नहीं जानती थी। क्या हुआ? तुम बाहर क्यों चली आई? हम तो डिनर के लिए आए थे ना। कहीं उस लड़की से जलन तो नहीं हो गई? अरे वह तो बस यूनिवर्सिटी की क्लासमेट है, मुझे देखा तो मिलने चली आई। सिद्धार्थ उसके चेहरे के बदलते रंगों से मजा ले रहा था। जलन और मैं आपको गलत फहमी हुई है। मैं जलन नहीं कर रही, बल्कि मुझे आपसे घिन महसूस हो रही है। मैं आपको लापरवाह समझ रही थी, मगर आप इतने बिगड़े हुए और बदकिरदार हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। पायल ने बिगड़े हुए अंदाज में कहा। अच्छा ऐसी बातें मत करो, नाराजगी थूक दो। वह कॉलेज के जमाने से मुझ पर फिदा है। मेरी तरफ जबरदस्ती आती है तो मैं क्या करूं? अब भगवान ने पर्सनैलिटी ही इतनी खूबसूरत दी है कि लड़कियां मेरे आसपास मरती रहती हैं। तुम जानती हो ना, आजकल की लड़कियां किस मिजाज की हैं? सिद्धार्थ ने जताने वाले अंदाज में पायल की तरफ देखा था। ये सिर्फ लड़की का ही कसूर नहीं, तुमने उसको कोई उम्मीद दिलाई होगी, तभी वह तुम्हारे इतना करीब आई थी। अगर मर्द चाहे तो अपनी तरफ बढ़ने वाली लड़की को उसकी हद में रख सकता है, लेकिन तुमने उसको हद में नहीं रखा। शायद भूल रहे हो, अब तुम शादीशुदा हो। इस तरह की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रात को उसी लड़की की कॉल आई। पायल कमरे में नहीं थी। मैं शीला बात कर रही हूं। डियर, दूसरी तरफ से लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था। अरे तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? सिद्धार्थ शक भरे लहजे में बोला। अरे जब मैं आप तक पहुंचकर आपकी मदद कर सकती हूं, तो फिर नंबर लेना कौन सा मुश्किल काम है? आपके दोस्त रोहन से नंबर लिया था, घबराइए नहीं। शीला खिलखिलाकर हंसी थी। क्यों फोन किया तुमने? सिद्धार्थ ने बोर सी शक्ल बनाई थी। उस वक्त तो उसने पायल को चिढ़ाने और जलाने के लिए उसे अपने पास आने दिया था, लेकिन अब उसे शीला का फोन करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। क्या आपकी बीवी ने कोई असर लिया? शीला का अंदाज खोजने वाला था, मगर सिद्धार्थ ने अपनी फिक्र में ध्यान से नहीं सुना था। नहीं, वह कुछ ज्यादा ही मगरूर है। बुरा लगा, मगर जलन नहीं कर रही थी। अभी तक खामोश है। सिद्धार्थ ने शीला से अपनी परेशानी शेयर की थी। मेरे पास एक और रास्ता है, अगर चाहो तो मैं मदद कर सकती हूं। शीला ने मुफ्त मशवरा दिया, तो सिद्धार्थ पूरी तरह उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। आप ऐसा करें, कल रात को होटल में कमरे में आ जाए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, अब आपकी बीवी खामोश नहीं रह पाएगी, जरूर गुस्से के मारे तिलमिलाएगी। अगले दिन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से सीधा घर लौट आया था। इस वक्त उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। आज वह हर हाल में कामयाब होना चाहता था। पायल को दिखाना चाहता था कि वह मर्द है, कुछ भी कर सकता है, और वह एक कमजोर सी औरत है। वो अच्छी तरह जानता था कि औरत कभी भी अपनी मौजूदगी में अपने पति को दूसरी औरत की तरफ जाता बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि किसी भी तरह अपने पति को अपने तक सीमित रखे। फिर पायल कैसे इस जाल से खुद को बचा पाएगी? वह बहुत खुश था। रूम बुक करवाकर शीला को समय और एड्रेस सेंड कर दिया था, और खुद भी फ्रेश होकर खुशी खुशी गुनगुनाते हुए तैयार होने लगा। उसके हर अंदाज से खुशी छलक रही थी। उसने तैयार होने के बाद अपनी रोल्स वॉच पहनी और खुद पर परफ्यूम स्प्रे करते हुए पायल को अपनी ओर देखने पर मजबूर कर गया था। कुछ तो था उसके अंदाज में कि आज वह इतने दिल से तैयार हुआ था। खुशबुओं में नहाया हुआ सिद्धार्थ अच्छा खासा हैंडसम लग रहा था। उसने कुछ पल पहले पायल को अपनी तरफ ध्यान से देखते पाया था, तो दिल में गुदगुदी हुई थी। तुम दिल के हाथों मजबूर हो चुकी हो पायल, पूरा यकीन है। कल तुम खुद मुझसे कहोगी कि तुम मेरी बीवी हो, खुद मेरी बाहों में आओगी और कहोगी
कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे हासिल करो, बाहर मुंह मारने की जरूरत नहीं। वह एक जुनूनी जज्बे से भीगने लगा था। वह जितना खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही अंदर से टूट रही थी। उसने ऐसा जीवन साथी तो नहीं चाहा था जैसा उसे मिला था। आज तक वह एकदम साफ सुथरे कैरेक्टर की लड़की थी। उसने किसी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा था, और ऐसा ही जीवन साथी वह भी चाहती थी। लेकिन आज सिद्धार्थ मेहरा की तैयारी ने पायल को बहुत कुछ समझा दिया था, मगर कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके बिना पर वह कोई रिएक्शन देती। खुद को लापरवाह जाहिर करके अपना भ्रम रखे हुए थी। आप अपनी बीवी की अकड़ निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। शीला ने दिल रुबा अंदाज से सिद्धार्थ मेहरा को इशारा दिया था। उसे पायल को क्या फर्क पड़ेगा? वह तो जानती तक नहीं कि मैं इस वक्त यहां पर तुम्हारे साथ मौजूद हूं। सिद्धार्थ ने शीला को घूरा था। यही तो कह रही हूं, आप कैमरे की मदद से यहां पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लें और कल अपना मोबाइल फोन अपनी बीवी के सामने रख देना, किसी काम के बहाने कोई तस्वीर या वीडियो ओपन करके, और वह सब कुछ जान जाएगी कि आपने कुछ कहने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी और काम भी हो जाएगा। इस तरह मेरी मदद करके क्या हासिल होगा तुम्हें? सिद्धार्थ उसके चेहरे को देख रहा था। मुझे आपका साथ नसीब होगा, और क्या चाहिए? हम जैसी लड़कियों को आप जैसे हैंडसम मर्द की संगत मिल जाए, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात हो सकती है। कहाँ आप और कहाँ हम, मगर चलो चंद हसीन पल तो हमारे नसीब में आ जाएंगे और उसके बदले कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हमारा तो यही काम है। सिद्धार्थ जैसे कमजोर कैरेक्टर और खुद पसंद इंसान के लिए कोई सवाल करना जरूरी नहीं रहा था। जो सोच उसकी थी, सामने वाली लड़की भी उसी सोच के साथ उस पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा था। काफी समझदार लग रही हो, चलो तुम भी क्या याद करोगी, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूं। उसने शीला को अपनी बाहों में समेटा था। शीला इंतजार कर रही थी कि कब वह उसे होठों से छुए, लेकिन चाहते हुए भी सिद्धार्थ उसे छू नहीं पा रहा था। शीला का नरम नाजुक शरीर उसकी बाहों में था, लेकिन उसके दिल में कोई जज्बात नहीं थी। सिद्धार्थ को यूं खामोश और कुछ ना करते देख शीला ने ही आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रखे थे, और आज पहली बार सिद्धार्थ को घिन महसूस हुई थी। पता नहीं क्यों आज उसे यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शादी से पहले तक वह इस नेचर का मालिक था। रंगीन तितलियों के साथ वक्त गुजारना उसे अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं जब से पायल उसकी जिंदगी में आई थी, वह किसी दूसरी लड़की को देखता भी नहीं था। जो काम वह पहले चुटकियों में कर लिया करता था, अब वही काम उसे कांटे चुभने लगा था। उसने एक झटके से शीला को झटका दिया था। क्या हुआ? दूर क्यों हट गए? शीला फिर से उसके करीब आई थी, जबकि इस बार सिद्धार्थ ने उसे गुस्से से खुद से दूर झटका था। दूर रहो मुझसे। मुझे तुम जैसी लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो खुद ही लड़कों की बाहों में टूटी हुई टहनी की तरह आ गिरती हैं। कम से कम खुद को इतना मजबूत कैरेक्टर बनाओ कि लड़का तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। उसने शीला को धक्का दिया था और कमरे से बाहर चला आया। पता नहीं क्यों आज उसके दिल को बड़ा सुकून मिला था। वह आधी रात के वक्त लौट आया था। दबे कदमों से चलते कमरे में दाखिल हुआ। पायल सो रही थी। वह सुकून से आंखें बंद करके कमरे में आकर लेट चुका था, यह जाने बिना कि आने वाली सुबह उसके लिए कितना बड़ा तूफान लाने वाली थी। सिद्धार्थ का फोन लगातार बज रहा था। कुछ देर तक तो पायल ने नजरअंदाज किया, मगर फिर यह सोचकर कि कहीं कोई इमरजेंसी ना हो, पायल ने सिद्धार्थ को जगाने का इरादा किया। सिद्धार्थ उठ जाओ, वह उसे आवाज दे रही थी, मगर वह गहरी नींद में था। हिल भी नहीं रहा था, तो मजबूरन पायल ने आगे बढ़कर उसे कंधे से पकड़कर हिलाया था। सिद्धार्थ उठो। सिद्धार्थ ने मुंदी मुंदी आंखों से उसकी तरफ देखा था, मगर फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। एक ही रात में कैसी काया पलट है कि मेरी बीवी मुझे इतने प्यार से जगा रही है। वह कितनी ही देर उसे मदहोश और प्यार भरी नजरों से निहारता रहा। शायद अभी अभी नहाकर आई थी। गीले बाल उसकी गर्दन पर बिखरे पड़े थे, खूबसूरत उजली चांदनी की तरह उसके दिल पर छाई जा रही थी।
वह लगातार पुकारने के बाद भी जब नहीं सुना तो वह परेशान हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने हाथ लहराकर उसे नींद से जगाने की कोशिश कर रही थी। आपका फोन कब से बज रहा है? आप उठा नहीं रहे थे। देखें कहीं कोई जरूरी कॉल ना हो। सिद्धार्थ अब पूरी तरह उठ चुका था। मोबाइल उठाकर देखा तो अपने पर आए लगभग सभी की कॉल्स थी। घबराकर दोबारा से आई कॉल को अटेंड किया। सिद्धार्थ, तुम इतने बिगड़े हुए हो कि अपनी मस्तियों की खातिर पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। कुछ एहसास भी है तुम्हें? तुम्हारी बेहुदा हरकत की वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी की उठानी पड़ी है। सुबह से 100 लोगों ने कॉल करके मुझे परेशान कर दिया है। किस किस को सफाई दूं और क्या कहूंगा? रमेश जी गुस्से से तड़प रहे थे। पापा, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझ पर इतना बिगड़ रहे हैं? क्या हुआ? कुछ बताएं तो सही। सिद्धार्थ हैरत से सब कुछ सुनकर बोला था। अभी बताऊं कि तुमने क्या किया है? देखो जरा, सोशल मीडिया तुम्हारे करतूतों की काली स्याही से भरा पड़ा है। रमेश मेहरा गुस्से में दहाड़े थे। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कल रात का हादसा सिद्धार्थ के दिमाग में आया था। शीला का चेहरा सामने आ गया था। मेहरा साहब का बस नहीं चल रहा था कि कोई जादू की छड़ी घुमाकर वे खुद को गायब कर लें या अपने इस नालायक बेटे को उसके हर गलत काम के साथ गायब कर दें। सिद्धार्थ गुजरी रात के सवाल पर बुरी तरह चौंक गया था। तेजी से कॉल कट करके सोशल मीडिया पर गया तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। वहां पर उसकी और शिला की वही तस्वीर थी जब उसने शिला को बाहों में लिया था और शिला बड़ी शिद्दत से उसके होंठों को चूम रही थी। सिद्धार्थ ने जल्दी से एक नंबर डायल किया, मगर लगातार कॉल जाती रही और जवाब नहीं मिल रहा था। अब सिद्धार्थ को सचमुच पसीने छूटने लगे थे। फिर उसने अपने दोस्त को कॉल की। उसने पहली ही घंटी पर कॉल रिसीव की थी। यह सब क्या है सिद्धार्थ? तुमने तो सिर्फ भाभी के सामने शीला से मिलना था। तुमने अपने अतीत के सारे मामले भुला दिए थे ना? फिर यह सब कुछ क्या था? रोहन ने कॉल उठाते ही सवालों की बौछार कर दी। मुझे कुछ भी बकवास करने दोगे या खुद ही बोलते रहोगे? मैंने किसी वजह से फोन किया है। सिद्धार्थ ने मुश्किल से खुद पर काबू पाया था। वह पायल तक यह बात पहुंचने नहीं देना चाहता था। हाँ, कहो। रोहन ने अपनी जुबान को ब्रेक लगाए। शीला कौन है और तुम लोग उसको कैसे जानते हो? मुझे कुछ बताओ। सिद्धार्थ शीला के बारे में जानने के लिए बेचैन था। रोहन ने जवाब दिया, वह तो कुछ वक्त पहले ही यूनिवर्सिटी आई थी। हम भी उसके नाम और नंबर के अलावा कुछ नहीं जानते। सिद्धार्थ के सिर पर धमाका हुआ था। ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे। सिद्धार्थ ने दांत किटकिटाते कहा था। तुमने अभी रूम में प्राइवेट मुलाकात की बात नहीं बताई थी। अगर बता देते तो मैं पहले से बता देता कि वह अनजान लड़की है। रोहन को उसकी अपनी गलती पर दूसरों को कसूरवार ठहराना बुरा लगा था। जस्ट शट अप। मैं यह सब नहीं करना चाहता था। उस चालाक लड़की ने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया था और मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। लेकिन रोहन, मेरा विश्वास करो, मैं कुछ ही पल के लिए उसके करीब गया था। उसके बाद मैंने उसे झटक कर अपने से दूर कर दिया था और उसे वहीं कमरे में छोड़कर चला आया था। मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, क्योंकि मेरे दिल ने गवाही नहीं दी थी यह सब गलत करने के लिए। मैं तो बस पायल को चिढ़ाने के लिए और उसके मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनने के लिए उसे चिढ़ा रहा था। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उस लड़की के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताओ, वरना नसीहत देने के लिए फोन मत करना। सिद्धार्थ ने गुस्से से कॉल काट दी थी। वह कई बार शिला को कॉल कर चुका था, मगर उससे कोई बात नहीं हो पा रही थी। सिद्धार्थ सिर थाम कर बैठ गया। सिद्धार्थ ने वह पूरा दिन कमरे में गुजारा था, मगर रात होते ही उसको चिंता हुई थी। बिस्तर के दूसरे किनारे पर मौजूद पायल को देखते हुए उसके चेहरे की मासूमियत में कहीं खोने लगा था। थोड़ा सा उसके करीब होकर उसको और भी प्यार से निहारने लगा था। ये प्यारी सी मासूम सी लड़की मेरी है। सिर्फ मेरी यह सोच उसे गुदगुदाने लगी थी। दिल में पायल के लिए ढेरों जज्बात मचलने लगे थे और फिर बिना सोचे समझे उसने अपने जज्बातों से कांपते होंठ पायल के होठों पर रख दिए थे। किसी के गर्म होठों का एहसास महसूस करते ही पायल ने पट से आंखें खोल दी थी। अपने ऊपर झुके सिद्धार्थ को देखकर
वह बिधक कर उसे धक्का देती हुई पीछे हटी थी, गुस्से के मारे कांप रही थी, जबकि सिद्धार्थ हैरान सा उसे देख रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे करीब आने की? पायल, मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मैंने अब तक गलतियां की हैं, लेकिन मुझे माफी का एक मौका तो दो। और अपने रिश्ते की शुरुआत से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूं, क्योंकि मैं पूरी सच्चाई से तुम्हें अपनाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। वह पायल को शिला के बारे में बताना चाहता था। उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत के दीप जल रहे थे, लेकिन पायल को उस पर भरोसा नहीं था। करीब भी मत आना मेरे, वरना मैं बहुत कुछ कर गुजरूंगी। उसने उंगली उठाकर सिद्धार्थ को धमकी दी थी। पायल, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम पर पूरा हक रखता हूं। तुम मुझे मेरे हक से दूर नहीं रख सकती। कौन सा हक? कैसा हक? औरत के हक भी उतने ही जरूरी होते हैं जितने कि मर्द के, और आपने मेरे हक को पहले दिन से ही किरच कर दिया है। तुम मुझसे उम्मीद क्यों करते हो कि मैं तुम्हारा हक पूरा करूंगी? वह गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। शादी की पहली रात को कमरे में दाखिल होते ही कोई प्यार भरी बात नहीं की थी। आपने तो मेरा नाम भी नहीं पूछा था, बस अपना इंट्रोडक्शन बड़े मगरूर अंदाज में करवाया था। मेरी खुशकिस्मती पर बात की थी कि आपका मिलना मेरी खुशकिस्मती है। आपकी नज़र में मेरी क्या हैसियत थी? मैं दौलत पर मरने वाली लड़की नहीं थी जिसको आपने कमतर होने का एहसास दिलाया। उसकी बात का जवाब पायल ने बहुत ही भड़कते हुए दिया था, लेकिन सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला था। उसे अपनी गलतियों का एहसास था। पायल ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर बैठ चुकी थी। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उस वक्त अजय खन्ना दुबई गए हुए थे। जब वह लौटते तो अपनी बेटी को लेकर क्या फैसला करते? सिद्धार्थ यह सोचकर परेशान हुआ था। उसने एक नज़र पायल की तरफ डाली थी, जो अब अपना तकिया सीधा करके लेट चुकी थी। ना जाने क्यों उसे यह लड़की अब अपने दिल के करीब महसूस होने लगी थी। वह उसकी संगत में पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन अब जो तस्वीर उसकी वायरल हो चुकी थी, पता नहीं क्यों उसका दिल अंदर से कांप रहा था। कहीं सारी हकीकत खुलने के बाद वह उसकी जिंदगी से निकल ना जाए, ये ख्याल उसकी जान निकालने लगा था। वह पायल से दूर होना नहीं चाहता था। क्या पायल मुझे यह सब कुछ जानने के बाद माफ कर सकेगी? वह वहीं बैठकर अपना तकिया सही करके लेट चुका था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। वह अब तक पायल को अपने सामने झुकाने की कोशिश में खुद उसके कितना करीब आ चुका था। वह नहीं जानता था कि अपना डर और खौफ उसके दिल में पैदा करते करते कब पायल की मोहब्बत उसके दिल में पूरे आबोताब से चमकने लगी थी। वाकई शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बहुत ताकत होती है, जो दिल में खुद ब खुद कर देती है। अगले दिन उसकी आंख एक फोन कॉल की घंटी से खुली थी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ वैष्णवी थी। वही वैष्णवी जो उसे बद्दुआ देकर गई थी कि तुम्हें भी किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए और वह तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दे। और आज से वैष्णवी की बद्दुआ पूरी होती महसूस हो रही थी। कैसे हो सिद्धार्थ मेहरा? वह उसकी हालत का मजा ले रही थी। क्यों? मुझे क्या हुआ जो मेरी खैरियत पूछ रही हो? सिद्धार्थ ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी बदनामी हो रही है और तुम यकीनन शिला को भी तलाश कर रहेगे, जो न जाने कहाँ गुम हो चुकी है। तुम शिला को कैसे जानती हो? सिद्धार्थ का गुस्से के मारे बुरा हाल था। मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ। तुम तो खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे, मगर अब एक लड़की के इशारों पर कैसे नाचने लगे? कितने कमजोर हो चुके हो कि अपनी बीवी को दबाने के लिए तुम्हें किसी अनजान लड़की की जरूरत पड़ी। बुरी बात है मिस्टर मेहरा कि वह लड़की भी तुम्हारी मदद के बहाने तुम्हें पूरी दुनिया में रुस्वा करके चली गई। उस लड़की को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था, तुमसे अपना बदला लेने के लिए। मैंने कितना कहा था मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, मगर तुमने भी हद कर दी थी। अब लो रुस्वाई का मजा। जिस तरह मैंने बदनामी का दर्द झेला है, तुम भी झेलो। वैष्णवी के बोलने के अंदाज में गुस्सा और नमी उतर आई थी। बकवास बंद करो। मैंने किसी को भी खुद के करीब आने के लिए मजबूर नहीं किया था और न ही तुमसे कोई वादे किए थे। जब तुम जैसी लड़कियों को मेरी आदत के बारे में पता था तो क्यों मेरे करीब आती थी? मैं तुम्हें जबरदस्ती तो अपने बिस्तर तक नहीं लाता था ना।
तुम लोग खुद ही खुशी खुशी अपना सब कुछ मुझे सौंप देती थी, और जब मुझे इतना सब कुछ मिलता तो मैं क्यों इनकार करता। तुम लोग इसी चीज को मोहब्बत समझती थी और अपना सब कुछ मेरे सामने पूरी खुशी से, पूरी रजामंदी से सौंप देती थी। तो इस सब में तुम्हारी गलती है। सिर्फ तुम जैसी लड़कियों की वजह से मैं इस दलदल में फंसा हूं। मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जो अपने आप को बहुत संभाल कर रखती हैं, और किसी मर्द की हिम्मत नहीं होती कि उनकी तरफ मैली नजर से भी देखे। सिद्धार्थ की आंखों के सामने अपनी बीवी पायल का चेहरा घूमा था। पति होकर भी वह उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, और इस बात ने पायल के लिए उसके दिल में बहुत इज्जत पैदा कर दी थी। उसकी नज़र में सभी लड़कियों को ऐसे ही मजबूत कैरेक्टर का होना चाहिए कि कोई लड़का उनकी तरफ मैली आंख से भी ना देख सके। तुम जैसी लड़कियां यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने के लिए आती हो, मगर अपनी पढ़ाई को, अपने माँ बाप की इज्जत को नजरअंदाज करके अमीर घरों के लड़के फंसाने के लिए मोहब्बत का दम भरने लगती हो और सारी हदों से गुजर जाती हो। कैसे तुम एक अनजान लड़के पर भरोसा करके उसके सामने अपना सब कुछ खोल कर रख देती हो, अपने माँ बाप की इज्जत को उसके बिस्तर में लाकर सौंप देती हो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अपनी इज्जत और अपनी कद्र तुम लोगों को खुद करनी चाहिए। ऐसा कदम उठाने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए। अगर तुम लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश ना करो तो किसी लड़के की हिम्मत ना हो कि तुम्हारी उंगली भी छू सके। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जो तुमने यह जाल बिछाया है ना, मुझे मेरी बीवी की नज़रों में गिराने का, मैं इसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उस शिला को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और उसे पायल के सामने लेकर आऊंगा। वह खुद पायल के सामने हकीकत स्वीकार करेगी कि उस रात मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। तुम दोनों ने सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए यह जाल बिछाया था, और आगे से मुझे फोन मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जबकि वैष्णवी कोई जवाब ना दे सकी थी और सिद्धार्थ ने गुस्से से फोन काट दिया था। अगले ही दिन अजय खन्ना दुबई से लौट आए थे। उन्हें सारी खबर मिल चुकी थी। रमेश जी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने अपने बेटे की परवरिश इतने घटिया अंदाज में की कि वह औरत को इज्जत देना गवारा नहीं करता। हद तो यह है कि यह नाजायज रिश्ते भी रखता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करता है। अफसोस है मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए ही यहां पर आया हूं। मैं अपनी बेटी पायल को यहां से लेकर जाऊंगा और उसे तुम्हारे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। जबकि रमेश जी ये फैसला सुनकर बौखला गए थे। खन्ना साहब गुस्से से फैसला करने की बजाय थोड़ा सोच समझकर फैसला करे। मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करे, उसे फंसाया गया है। अपने पापा की खबर सुनकर पायल भी बाहर ड्राइंग रूम में आई थी। चलो पायल, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जबकि अपने पापा को सामने देखकर पायल रो पड़ी थी। खन्ना साहब ने बेटी को सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, तुमने मुझसे सिर्फ यही चीज तो मांगी थी कि तुम्हारा जीवन साथी साफ सुथरे कैरेक्टर का होना चाहिए, और मैं अपनी बेटी की यह ख्वाहिश पूरी ना कर सका। मुझे बहुत अफसोस है बेटा, मैं तुम्हारी बात की लाज ना रख सका। जबकि पायल की आंखों से भी आंसू टपक पड़े थे। जाओ बेटा, अपना सामान पैक करो। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस दलदल से निकालने आया हूं। जबकि सिद्धार्थ का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था पायल का। उसे दूर जाने के ख्याल से ही दिल कांपने लगा था। वह हैरान था कि वह कब पायल से इतनी मोहब्बत कर बैठा कि उसे एक पल की दूरी उसे बर्दाश्त नहीं थी। सुमन जी पायल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। बेटा, सोच समझकर फैसला करो। मेरा बेटा बेकसूर है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। तुम्हारे बिना वह टूट कर बिखर जाएगा। प्लीज उसे माफ कर दो और एक बार अपने फैसले पर गौर करो। इस घर को छोड़कर मत जाओ। रमेश जी भी सामने आए थे। हाँ बेटा, हमारी इज्जत दो, कौड़ी की होकर रह जाएगी। यूं घर छोड़कर मत जाओ बेटा। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे माफ कर दो। पायल ने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए थे। अपनी सास सुमन जी के हाथ थाम लिए। मैं कहीं नहीं जा रही आंटी, मैं यहीं रहूंगी हमेशा।
जबकि सिद्धार्थ ने हैरान नजरों से पायल को देखा था। ये क्या बोल रही थी? क्या इतना सब कुछ जानने के बाद भी वह रहना चाहती थी? जबकि खन्ना साहब ने बेटी को हैरान होकर देखा था। ये कैसी बातें कर रही हो पायल? तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? पायल मेहरा साहब के पास आई थी। पापा, मैं मानती हूं, मैंने आपसे एक चीज मांगी थी कि मुझे साफ सुथरे कैरेक्टर का लड़का चाहिए, जिसके जज्बात, जिसकी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए हो। लेकिन कभी कभी हमें वह सब कुछ नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। सिद्धार्थ शादी से पहले गलत काम करता था। उसके नाजायज रिश्ते थे। मुझे यह बात पता चल चुकी है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं, शादी के बाद कभी उसने किसी लड़की की तरफ गलत निगाह से नहीं देखा, कभी किसी के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं रखा। वह मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी मोहब्बत में आकर उसने खुद को बदल लिया है और मैं खुश हूं कि मैं एक भटके हुए इंसान को सही राह पर ले आई हूं। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए तड़प देखी है, लेकिन बस अपनी अना और जिद में कहने से डरता है। कैसी बातें कर रही हो पायल? सोशल मीडिया पर देखा ना तुमने? देखा है पापा, मैं इन सब बातों से अनजान नहीं हूं। और तब मैंने यही फैसला किया था कि मैं सिद्धार्थ को छोड़ दूंगी। लेकिन आज सुबह मैंने सिद्धार्थ और वैष्णवी की बातें सुन ली थी। शीला ने सिद्धार्थ को फंसाया है। हाँ, वह उस रात उसके करीब गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा था और सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। जबकि खन्ना साहब ने बेटी के सिर पर हाथ रखकर वापस चले गए थे। सुमन जी और रमेश जी ने भी पायल को आशीर्वाद दिया था। वे दोनों भी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सिद्धार्थ धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ पायल के पास आया था। मुझे माफ कर दो पायल, अना की दीवार मैंने कुछ ज्यादा ही ऊंची कर रखी थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी बहुत तेज थी। इतनी तेज कि उस रोशनी में मेरी अना की दीवार कहीं ढककर रह गई थी। मैं मोहब्बत करता हूं पायल, तुमसे बहुत मोहब्बत। तुम्हें खोने के ख्याल से भी डरता हूं। प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वह उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और पायल ने उसके हाथों को थाम लिया था। तुम हाथ जोड़कर माफी मांगते अच्छे नहीं लगते, हक जमाते अच्छे लगते हो। जैसे हक जमा रहे थे, वैसे ही पूरे हक के साथ मुझे अपनी पनाहों में समेट लो सिद्धार्थ, क्योंकि मैं भी अब थक चुकी हूं। कहते कहते वह उसकी बाहों में समा गई थी। सिद्धार्थ ने उसे बाहों में उठा लिया था और उसे बेड पर बिठाया था। वादा करता हूं पायल, आज से कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। जानती हूं मुझे तुम पर पूरा यकीन है। पायल ने अपने आंसू साफ किए थे। अब जबकि मुझ पर एतबार आ गया है, तो इस तड़पते दिल को थोड़ा सा सुकून दे दो। बहुत बेचैन हूं तुम्हारे करीब होकर। इस बेचैन दिल को सुकून देना चाहता हूं। ये कहते कहते उसने आगे बढ़कर पायल के माथे पर हंट रखे थे और उसकी आंखों में छाई मदहोशी के रंग देखकर पायल का दिल धक से रह गया था। सिद्धार्थ, नहीं प्लीज, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं समझने की कोशिश करो पायल। इस समय, दिन के समय यह सब करना, इसमें क्या गलत है? तुम बीवी हो मेरी, जब चाहूं जैसे चाहूं अपनी मोहब्बत की बारिश में तुम्हें भिगो सकता हूं। और इस वक्त मेरे जज्बात के बादल पूरी तरह बरसने को तैयार हैं। कहते कहते वह उसके गले से दुपट्टा उतार चुका था। उसके इरादे भांपकर पायल का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंकते हुए वह सिरहाने से लेकर कंबल में घुस चुका था। उसके नरम नाजुक बदन को अपने होठों से छूने लगा था। और जब उसने उसकी फ्रॉक की जिप खोलते हुए उसकी फ्रॉक को कंधे से हटाकर अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे थे, तो पायल के होठों से एक सिसकी निकली थी। गर्दन से होता हुआ वह उसके नरम नाजुक गुदगुदे होठों को चूमने लगा था। अपनी प्यास मिटाने के बाद वह उससे अलग हुआ था और बेड पर पलटकर उसे अपने ऊपर लिटा लिया था। वह पायल की आंखों में झांक रहा था, जहां इस वक्त हल्की हल्की नमी चमक रही थी। वह भी सिद्धार्थ की आंखों में झांक रही थी। क्या हुआ पायल, ऐसे क्यों देख रही हो? सिद्धार्थ, प्लीज कभी मुझे धोखा मत देना, वरना पायल जी ना सकेगी, वह मर जाएगी। और सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसकी आंखों को चूम लिया था। मरकर भी नहीं, ये सिद्धार्थ हमेशा तुम्हारा रहेगा, मेरा विश्वास कर लो मेरी जान। कहते कहते उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी थी और पायल के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत की थी, इस वादे के साथ कि वह हमेशा पायल का रहेगा। दोस्तों,
आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।